अब हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन की। अगर मैं पोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं तो ये हर वो चीज होगी जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसान दे। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। हमारे पास जो है बेसिकली एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, सॉइल पोल्यूशन होती है, रेडिएशन पोल्यूशन होती है, बेसिकली ये हार्मफुल रेडिएशंस की इमिशन होती है, और आखिर में हमारे पास आती है नॉइज पोल्यूशन, विच एज द नेम शो कि ये नॉइज की जो है वो पोल्यूशन कंसीडर की जाती है। हम पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। पोल्यूशन, अगर हवा के अंदर ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो आ रही हों जो कि लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल हों, तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहेंगे। अब एयर पोल्यूशन में सबसे पहले जो इफेक्ट आता है एयर पोल्यूशन का, वो आता है ओजोन डिप्लीशन में। ओजोन क्या है, इसको आप इस डायग्राम से देखो कि जब आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ऑक्सीजन के उन पे मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं, तो वो क्रिएट करते हैं इनटू O3 मॉलिक्यूल जो कि अनस्टेबल होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग ओजोन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अगर मैं ओजोन लेयर की बात करूं तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान पे जो है वो 10 to 50 किलोमीटर अबव एक लेयर मौजूद है, और वो लेयर को हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर जो है ये सन के हार्मफुल रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और दुनिया पे आने से रोकती है। अब ओजोन जो है यानी कि ये जो लेयर है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। इसकी मेन रीजन ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी ऐसे कार्बन जिनके अंदर जो है वो ये वाला केमिकल फॉर्मूला हो, ये बेसिकली एयर के अंदर जाते हैं और जो ऑक्सीजन के O3 मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के, उनको ब्रेक करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इनको ब्रेक कर देंगे इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये रिलीज किया तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है ये मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पे जाकर जो है वो एक्ट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन के अंदर मेन कॉज के तौर पे एक्ट करें। अब जब ये ओजोन के ये जो एरोसोल यानी कि ये जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये किन किन जगह पे होते हैं, तो ये हमारे पास एरोसोल के कैंस जिनको हम लोग एयर रिफ्रेशनर्स कहते हैं, एयर कंडीशनर के अंदर भी जो रेफ्रिजरेंट या इनके ठंडा करने वाला मटेरियल या केमिकल होता है वो भी बेसिकली हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जो हमारे पास कूलिंग केमिकल है वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और आखिर में स्टायरोफोम जिसको हम लोग पैकिंग मटेरियल कहते हैं उसकी कंपोजिशन में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो ये तमाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एयर के अंदर रिलीज होते हैं तो ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करें। अगर आप 1977 को देखें तो 1977 के बाद से हमारी जो ओजोन लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली डिप्लीट हो रही है, और इवन अगर आप 2011 में देखें तो उसका जो होल है वो मजीद इंक्रीज होता जा रहा है। ओजोन की जो ये होल है इसका साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब इस ओजोन लेयर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये ओजोन होल क्रिएट हुआ है तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हमारे पास डायरेक्टली अर्थ पे आ रही है और ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर जैसी सीरियस डिजीजेस कॉज करी है। फिर अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले आप कभी ग्रीन हाउस की तरफ विजिट करते हैं। हमारे पास जो सर्टन नर्सरीज होते हैं जिनमें प्लांट्स को ग्रो करवाना होता है उनको हम लोग एक सर्टन ग्लास डोम या ग्लास हाउस या फिर हम लोग एक सर्टन शीट्स यूज करते हैं जिनको हम लोग ग्रीन शीट्स कहते हैं। अब वो जो ग्रीन शीट्स के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वहां पर प्लांट्स की जो कंडीशंस होती है बहुत अच्छी होती है। रीजन क्या है कि वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल एयर की कंडीशन से ज्यादा वार्म होता है, ज्यादा मॉइस्ट होता है, ज्यादा ह्यूमिड होता है। तो जो ऐसे हमारे पास ग्लास हाउसेज होते हैं, ये जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। उसकी रीजन ये है कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली अंदर तो आ जाती है ग्रीन हाउसेज के, लेकिन वहां से बाहर स्केप करना सन रेज के लिए नियरली इम्पॉसिबल होता है। अब जब ये फिनोमेना हम अर्थ पे ऐसे अप्लाई करते हैं कि जब अर्थ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कन्वर्ट नहीं होती इनटू द फूड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर चली जाती है, और जब वो एयर के अंदर जाती है तो एयर के अराउंड वो थिक ब्लैंकेट जो है वो क्रिएट करिए, और उस ब्लैंकेट का वही इफेक्ट है जो कि ग्लास शीट या ग्रीन शीट्स का होता है नर्सरीज के अंदर। तो उस वजह से वो क्या करता है कि वो ट्रैप कर रही है सन रेज को, जिसकी वजह से सन रेज जो है वो अर्थ के अंदर तो आ रही है लेकिन अर्थ से बाहर नहीं जा रही, और उस वजह से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज है वो बिकॉज ऑफ द आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज करिए। फिर हमारे जो व्हीकल्स है वो भी जो है वो कार्बन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, तो उनके बर्निंग से भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो रही है,
और सबसे बढ़ के डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट नहीं होगे इनटू फूड। फिर अब ये जो सारे फिनोमेना है ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग करवा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज की वजह से हो रही है। अगर मैं देखूं तो हमारे पास मिड 20th सेंचुरी में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन आज जो है वो 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो ब्लैंकेट है ये मजीद से मजीद थिक होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बुरी तरह से इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके अर्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। इवन आपने अभी भी देखा होगा कि हर आने वाले साल जो गर्मी होती है उसकी शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं आ रही। तो ये भी जो है ये आपके ग्लोबल वार्मिंग का जो है ये इफेक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो पोलर या इनकी ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है। और अगर हमारे ये ग्लेशियर इसी तरह मेल्ट होते रहे तो एक टाइम आएगा कि समंदरों का जो पानी है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं जिनमें कराची, लंदन, मालदीव आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड शामिल हैं, वो तमाम जो है वो पानी में डूब जाएंगी। फिर हम बात करते हैं एसिड रेन की। अब ये जो फॉसिल्स बर्न होते हैं तो ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर को भी जो है वो एयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जब वो एयर में जाते हैं तो वो आपके क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करके एसिडिक वाटर बनाते हैं। और जब ये एसिडिक वाटर जो है वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ग्राउंड पे आता है तो ये जो है ये एसिड रेन क्रिएट करता है। अब ये जो एसिड रेन का पाथवे इसको आप इस तरह से देखो कि जो जितना भी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स वगैरह में बर्न हो रहा है उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज हो रही है। ये जब एयर के पार्टिकल जिनके वाटर वेफर्स के साथ रिएक्ट करती है तो ये सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड क्रिएट करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करती है। जब ये दोनों जो है ये एसिड जमीन पे आते हैं तो ये आपके जितने भी वाटर बॉडीज है उनके पीएच को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा अगर ये बिल्डिंग्स पे गिरेंगे तो हमारे पास जितने भी सीमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो पोरस कर देंगे, उन्हें खोखला करेंगे, उन्हें डैमेज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर मैं एसिड रेन के कॉजेस की बात करूँ तो इसमें सबसे बढ़ के वॉल्केनिक इरप्शन, इंडस्ट्रीज और व्हीकल, इनके हर वो चीज़ जो कि इन हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है वो एसिड रेन का मेन कॉज कंसीडर की जाती है। अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूँ तो अगर ये पानी के अंदर जाएगी तो ये हमारी जो पानी वाटर बॉडीज है उनके पीएच को डिस्टर्ब कर देगी। उसके अलावा जब ये पानी के पीएच को डिस्टर्ब करेगी जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाली तमाम फिशेस जो हैं वो बुरी तरह से मर जाएंगी, क्योंकि वो एसिड वाटर को कंज्यूम करेंगे और एसिड उनकी बॉडी को डैमेज करेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। फिर इसके अलावा अगर आपको इसका क्लियर एविडेंट देखना हो तो वो आपको ताजमहल में नजर आएगा। जो ताजमहल है उसके अंदर जो उसका मार्बल था एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो प्योर वाइट था, लेकिन अब इसका जो मार्बल है वो येलो हो गया। और येलोइंग ऑफ द मार्बल जिसे हम लोग स्टोन कैंसर भी कहते हैं, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिड रेन है।